हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th जर्नल का। हमारा टॉपिक नेक्स्ट नहीं है, हमारा है जर्नल में। जर्नल का लेसन हमारा चल रहा है, जिसमें हमने पढ़ के आए हैं कि जर्नल हम कैसे तैयार करते हैं, उसमें किस तरह से हम एंट्री करते हैं। उसके बाद बैंक का टॉपिक पढ़ा हमने कि बैंक में अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसका किस तरह से हम जर्नल में लिखा करेंगे। आज का हमारा है ओपनिंग एंट्री। आज हम जर्नल में देखेंगे ओपनिंग एंट्रीज किस प्रकार से की जाती है। देखिए, हम अपनी जर्नल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपनी जर्नल बनाई है 1 अप्रैल 2020 की, तो 1 अप्रैल 2020 को जरूरी नहीं है कि जो फर्म इस 1 अप्रैल से जिस फर्म ने अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया है उसके लिए तो ठीक है, पीछे का कोई डाटा उसके पास नहीं है। लेकिन जो फर्म पिछले 4-5 सालों से या कई सालों से लगातार बिजनेस कर रही है उसके लिए तो 1 अप्रैल 2020 को कुछ ना कुछ बैलेंस भी है, यानी कि पिछला कुछ डाटा उसके पास है। ठीक है, तो हमारी यही होती है ओपनिंग एंट्रीज कि जिस डेट से हम जो है अपनी जर्नल तैयार करते हैं उस डेट को फर्म के पास पहले से भी कुछ बैलेंस में अमाउंट होती है, कुछ आइटम्स की उसके पास अमाउंट बैलेंस में होती है। तो उसको अपनी जर्नल स्टार्ट करने से पहले जो पहले का जो बैलेंस है वो भी जर्नल में दिखाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को उसके पास फर्म के पास पहले से ही कैश मौजूद है, ठीक है, उसके पास कुछ स्टॉक भी बचा हुआ है, उसके पास कुछ जो है मशीनरीज भी हैं, ठीक है, और उसके कुछ लेनदार भी हैं। ठीक है, स्वामी ने पूंजी पहले से ही लगा रखी है, बिजनेस पिछले साल स्टार्ट किया था, तो स्वामी का बैलेंस जो है, स्वामी की पूंजी का बैलेंस उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो पहले से ही उसके पास मौजूद है। तो जर्नल स्टार्ट करने से पहले उसको इन जो पिछले आइटम्स का बैलेंस है वो भी दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 20,000 का कैश था तो वो दिखाएगा, स्टॉक था 10,000 का तो वो दिखाएगा, मशीनरी 80,000 की तो वो भी दिखाएगा, क्रेडिटर्स है 20,000 के तो वो भी दिखाएगा, ठीक है, और कैपिटल है 90,000 की तो वो भी दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना पहले पिछला दिखाएगा। उसके बाद 2 अप्रैल से उसके कुछ नए, तो 2 अप्रैल को जो है वो क्या करेगा, अपनी जो उसकी ट्रांजैक्शन हुई है वो वहां से स्टार्ट कर देगा। कहने का मतलब है कि जो पहले से उसका बैलेंस है वो पहले उसको जर्नल में शो करेगा। ठीक है, ये तो था एक पॉइंट। दूसरा क्या होता है, कई बार आपका ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, कैश इतने का, स्टॉक इतने का, सब कुछ दिया होता है। तो देखिए जो एसेट्स का बैलेंस होगा, ठीक है, उसको हम लिखेंगे डेबिट में जर्नल के, ठीक है, डेबिट में। और जो लायबिलिटीज होंगी उसको हम लिखेंगे क्रेडिट के बैलेंस में, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। इनके एसेट्स का डेबिट बैलेंस होगा और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास जो है एसेट्स दी होती हैं और हमें ये पता है कि इसका जोड़ और इसका जोड़ इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इसका जोड़ और इसका जोड़ इक्वल नहीं आता, तो जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा, अगर हमारा क्रेडिट साइड का जोड़ जो है ज्यादा, जैसे मान लीजिए इसका जोड़ जो है हमारे पास यहाँ पर 30 होता, ठीक है, 20 की बजाय 30 होता, तो इसका बैलेंस हो गया 1,10,000 और इसका बैलेंस हो गया 1,00,000। ठीक है, तो 10,000 से क्रेडिट का बैलेंस हमारा ज्यादा है ना, तो इस 10,000 को अगर हम यहाँ लिख देंगे तो हमारा डेबिट का जोड़ और हमारा क्रेडिट का जोड़ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन लिख तो देंगे, अब ऐसे हम अपनी मर्जी से थोड़ी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इक्वल करना है तो हमें ये पता है कि यहाँ पे 10 आएगा जरूर, क्योंकि हमें ये पता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों का जोड़ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली में हम इसका लॉजिक पढ़ के आए हैं कि हर एक लेन देन कम से कम 2 खातों को इफेक्ट जरूर करता है। तो देखिए, अगर हमारा क्रेडिट साइड का जोड़ डेबिट से ज्यादा है तो जो बैलेंस होगा वो हम डेबिट में लिख देंगे और वो किसका बैलेंस माना जाएगा, गुडविल का। ठीक है, तो ये किसका बैलेंस माना जाएगा, गुडविल का। तो इस बैलेंस को हम गुडविल के नाम से शो कर देंगे। ठीक है, इस बैलेंस को हम गुडविल के नाम से शो कर देंगे। उसके बाद अगर हमारा ये जोड़ इससे ज्यादा है तो हमारा ये बैलेंस कम हो गया। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ 10 की जगह 20 है। ठीक है, तो अब
अब हमारा ये जोड़ ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अब हमें इधर 10 चाहिए, तो इधर 10 चाहिए, तो क्या होता है कि जब आपको ऐसा होगा, जब आपका डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा होगा तो क्रेडिट साइड में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऐसी होगी जो नहीं दी हुई होगी, तो वो क्या होगी, वो मेनली होती है कैपिटल की, ठीक है। तो जो भी बैलेंस है, ठीक है, वो आप यहां पर शो कर दोगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आ जाएगी कैपिटल। यानी कि अगर हमारा डेबिट का जोड़ ज्यादा है तो जो डिफरेंस है उसको क्रेडिट में लिख दो और किसके आगे एंट्री, वो कैपिटल माना जाएगा। अगर हमारा क्रेडिट ज्यादा है तो बैलेंस डेबिट में लिख दो और वो क्या माना जाएगा, गुडविल, ठीक है। तो एसेट, और एक दूसरी बात ये कि एसेट्स का जो जो बैलेंस दे रखा वो डेबिट होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो हमने बता दिया कि इसमें डिफरेंस कम है, ये कम है तो गुडविल के नाम से एंट्री, ये कम है तो, क्योंकि देखिए हमारी बैलेंस शीट ऐसे होती है, इधर हम लिखते हैं एसेट्स और इधर हम लिखते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में हमारा 2 लाइबिलिटीज होती हैं, एक तो हमारी होती है कैपिटल जिसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज, यानी कि ये व्यवसाय के स्वामी की होती है, जो व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय को पैसा देता है, जो पूंजी लगाता है, एक वो लाइबिलिटीज और दूसरी आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। क्यों, उसने बिजनेस ने बाहरी लोगों से पैसा ले रखा है, तो बिजनेस के ऊपर 2 तरह की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जो व्यवसाय के स्वामी ने पूंजी लगा रखा वो भी उसकी कहीं ना कहीं दायित्व है, क्योंकि उसको उस पूंजी के ऊपर लाभ कमा के देना है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये पता है कि इसका और इसका जोड़ इक्वल आता है, तो अगर इस जोड़ में से हमें कैपिटल नहीं दे रखी, ठीक है, और ये जोड़ ज्यादा है, लाइबिलिटीज दे रखे, तो डिफरेंस कैपिटल आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ आया था। सपोज करें किसी में कैपिटल दे रखी है, ठीक है, ये जोड़ हमारा ज्यादा है और कैपिटल भी दे रखे, तो डिफरेंस किस में डाल देंगे, हम क्रेडिटर्स में डाल देंगे, ठीक है। तो ये था आपका ओपनिंग एंट्रीज, कि हमें ओपनिंग बैलेंस दिया होता है तो हम ओपनिंग एंट्रीज किस प्रकार से करेंगे। उसके बाद है आपको जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, आपका एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें आपको दे रखा है कैश का बैलेंस 80,000, ठीक है। तो हम इस तरह से जर्नल बनाएंगे और कैश का डेबिट बैलेंस। उसके बाद है बैंक, हमें बैंक का बैलेंस भी दे रखा है, तो हमारा ये बैलेंस है अप्रैल 2018 को, कैश का है, बैंक का है, स्टॉक का भी बैलेंस दे रखा है हम लोगों को। उसके बाद है हमारा स्टॉक का बैलेंस है हमारा 20,000, ये हमारा 8,000 है। उसके बाद 20,000 बैंक का 20, स्टॉक का है 54,000, और उसके बाद है हमारे डेटर्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो डेटर्स हैं वो उसने हम लोगों को डेटर्स के नाम भी दे रखे हैं, ठीक है, जो देनदार है उसके नाम दे रखे हैं उसने हमको। अशोक है एक, तो एक पवन है और एक विवेक है, ठीक है, जिसकी अमाउंट है 12, 15 और 20,000, 12,000, 15,000 और 20,000, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इन तीनों की अलग अलग एंट्री कर दो, या फिर आप चाहो तो इन तीनों के लिए एक नाम यूज कर दो, डेटर्स, ठीक है। डेटर्स के नाम से भी इन तीनों अमाउंट्स का जोड़ करो, ठीक है। डेटर्स अकेले का यूज करते हो तो इन तीनों का टोटल करके डाल दो, अगर डेटर्स का अलग अलग नाम यूज करते हो तो अलग अलग अमाउंट डाल दो, ठीक है। उसके बाद हमारा दे रखा है इसने लाइबिलिटीज का भी बैलेंस, जिसमें क्रेडिटर्स का बैलेंस है, वही चीज है, क्रेडिटर्स इकट्ठा डाल लो। अगर आप क्रेडिटर्स लिखोगे तो जो नाम दे रखे उनको मेंशन मत करो, जितने भी लेनदार हैं उनका टोटल अमाउंट डाल दो, या फिर आप अलग अलग उनका नाम लिख के अमाउंट अलग अलग डाल दो, जैसे एक्स है, वाई है, अलग अलग अमाउंट डाल दो। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, ठीक है, 2, कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 2 लाख।
और इसका बैलेंस था, ये 2 क्रेडिटर्स थे, एक 7,000 का था और एक था 13,000 के नाम से। ठीक है, तो हमारा इस साइड का जोड़, जब आप इसका और इसका जोड़ करोगे तो ये जोड़ हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें से हम इसको लेस कर देंगे, हमारा बैलेंस आएगा 31,000, 31,000 का। तो अभी हमने पढ़ के आए थे, अगर क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है तो डिफरेंस को हम डेबिट में लिख देंगे, और किस नाम से लिखेंगे, गुडविल के नाम से। किसके नाम से लिखा जाएगा, ये गुडविल के नाम से। तो हम गुडविल के नाम से एंट्री कर देंगे। तो ये थी आपकी ओपनिंग एंट्रीज। ठीक है, उसके बाद आपका एक पॉइंट आपका बैड डेट्स। ठीक है, एक पॉइंट आपका बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, डूबत ऋण। डूबत ऋण, देखिए डूबत ऋण क्या होता है कि जैसे हमने किसी को पैसे दिए हैं, ठीक है, हमने मान लीजिए मिस्टर एक्स था, उसको 1 लाख रुपए दे दिए, तो एक टाइम तक देते हैं कि भाई हम चलो 2 महीने तक एक्स को 1 लाख रुपए दे दिया। एक्स ने कहा कि मैं 2 महीने के बाद भाई आपको अपनी पेमेंट कर दूंगा वापस, लेकिन एक्स का पेमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, एक्स ने पेमेंट नहीं करी, उसकी कई वजह हो सकती है कि एक्स दिवालिया हो गया हो, ठीक है, एक्स के पास कुछ रहा ही ना हो, एक्स की डेथ हो गई हो, कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक्स के द्वारा अब हमें वो पैसे नहीं मिल रहे। तो जो हमारे पैसे डूब गए, जो नहीं मिल रहे, उन्हें कहते हैं क्या, डूबत ऋण। इनकी जहां से हमें पैसा नहीं मिल पाता वही हमारा होता बैड डेट्स। ठीक है, ये हमारे लिए हानि होती है, एक फर्म के लिए हानि होती है, क्योंकि या तो उसको 1 लाख रुपए मिलने वाले थे और अब उसको ये पैसे नहीं मिल रहे। तो ये पोर्शन में भी हो सकता है, जैसे एक्स के पास जो है 1 लाख हमने दे रखे थे, एक्स कहता है कि भाई मैं 80 तक तो चलो जैसे तैसे आप लोगों का दे दूंगा, अब मेरा बजट नहीं रहा, ना मेरे पास कुछ बचा है, 80 तक मैं आप लोगों की फिर भी पेमेंट कर दूंगा, 20,000 तो मैं आपका नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे फर्म को 80 तो मिल गई, 80 तो मिल गई, लेकिन 20 क्या हो गए, डूब गए, 20 क्या हो गए, डूब गए। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके हम एंट्री कैसे करेंगे, जनरल एंट्री। देखिए कैश तो हमें पता है रियल अकाउंट है, बैड डेट्स जो होता है वो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। कौन सा होता है, बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या थे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो बैड डेट्स जो पैसा हमें नहीं मिल रहा वो क्या है, हमारा लॉस है। तो रूल के हिसाब से बैड डेट्स क्या होएगा, डेबिट। ठीक है, क्योंकि ये पैसा डूब गया, हमें लॉस हो गया, लॉस हो गया तो नॉमिनल के रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट। ठीक है, उसके बाद है हमारा, तो अब हम इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, जैसे एक्स से हमें 80,000 रुपए वसूल हुए, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें कितना मिला है पैसा, 80। ठीक है, और डूब कितने गए, बैड डेट्स में डूब कितने गए हमारे, 20,000। ठीक है, और 2 किससे मिले हैं, ये एक्स से। तो ये हिसाब किताब किसका था, एक्स का, तो 2 एक्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन एक्स किससे होगा, 1 लाख से, क्योंकि हिसाब किताब जैसे हमने पिछले कल वाले लेक्चर में पढ़ा था ना, कि जैसे हमने रवि से 1 लाख रुपए लेने थे, ठीक है, लेकिन रवि ने कुछ डिस्काउंट हमसे मांगा, हमने उसको डिस्काउंट दिया और उसका हिसाब किताब बराबर कर दिया। तो वहां पे भी हमने ये किया था ना, रवि को क्रेडिट तो उतनी अमाउंट से किया था जितना उसके साथ लेन देन था। ठीक है, तो वही चीज इसमें है, एक्स को क्रेडिट हम 1 से करेंगे, हमें मिले 80 या 20 बैड डेट्स में चले गए। ठीक है, ये तरीका याद ना रहे तो डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर होता है। तो ये चीज, तो ये था आपका एक बैड डेट्स का पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपका एक और इसी के साथ मैं आपको करा देती हूँ कि जब बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं, बैड डेट्स रिकवर, इसमें क्या होता है कि जैसे हमने मान लिया था कि भाई एक्स से जो है 20,000 रुपए नहीं आने वाले, डूब जाएंगे, हमने सोच लिया था। ठीक है, और हमने इसकी एंट्री बैड डेट्स मान के कर दी थी। तो जब हम ऐसे एंट्री करते हैं, तो जैसे हम मानते हैं कि एक्स को हमने 1 लाख रुपए दिया था, वहां से 20,000 रुपए हमारे डूबने वाले हैं। ठीक है, डूबत हैं, हम ऐसे पहले से ही मान के चलते हैं। तो जब हमने ऐसे 20,000 रुपए डूबे हुए मान लिए, तब हम क्या एंट्री करते हैं हमारी, तब हम अपनी एंट्री करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट।
क्योंकि ये लॉस हो रहा है हमें कितने का, 20,000 का। फर्म को 20,000 का लॉस हो गया क्योंकि इतने पैसे डूब गए। और टू किससे, डेटर से, देनदारों से। जैसे यहाँ पे था बैड डेट्स और टू एक्स, यहाँ पे हमें देनदार का नाम पता था एक्स का, यहाँ पे हमें नाम नहीं पता। ठीक है, सपोज करें हमें लिखा होता है कि फर्म के 20,000 रुपए फर्म ने डूबे हुए मान लिए। ठीक है, इनकी फर्म मान रही है कि उसके 20,000 रुपए डूब जाएंगे। तो हम एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 20,000 से, क्योंकि ये पैसे उसको नहीं मिलने वाले। हमने इसका लेखा करके चल पड़े हम। जो किस बेस पे, जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी था, आधारभूत मान्यताएं और सिद्धांत, प्रिंसिपल, जिसमें हम सतर्कता की परिपाटी अपनाते थे। ठीक है, जिसके बेस पर हम फ्यूचर के लॉसेस को पहले से ही उसके लिए सतर्क हो जाते थे। तो हमने पहले से ही हम प्रिपेयर हो गए कि हमारे 20,000 रुपए डूब जाएंगे, हम इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हैं। हमने 20 का लॉस अपनी बुक्स में पहले ही दिखा दिया। तो ये तो है, चलो दिखा दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ना ये डूबे हुए पैसे मिल जाते हैं, जैसे हम सोच रहे थे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो पैसे हैं वो हमें मिल जाते हैं। एक्स जो है वो पूरे के पूरे 1 लाख की पेमेंट कर देता है। तो तब क्या एंट्री होगी, क्योंकि हम तो इस पैसे को डूबा हुआ मान चुके थे। ठीक है, और अब हमें ये पैसे मिल गए, तो अब हम क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें पैसे मिल गए ये, तो हमारे पास आता है क्या, कैश। कैश हमें मिल गया। ठीक है, और ये किसका पैसा मिला है, कौन सा कैश मिला है, ये हमें कैश मिला है बैड डेट्स वाला। कौन सा मिला है, बैड डेट्स का, बैड डेट्स रिकवर। ठीक है, ये पैसा हमारा मिला है बैड डेट्स रिकवर का। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। ठीक है, क्योंकि ये वो डूबा हुआ पैसा जो अब रिकवर हो चुका है, क्योंकि बैड डेट्स हमारा नॉमिनल है। ठीक है, नॉमिनल के बेस पे जो पैसा हमने डूबा हुआ मान चुके थे वो हमें पैसा कहीं से वापस मिल गया तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, लाभ की बात है। ठीक है, हमें तो लाभ हो गया, तो इसके बेस पे हम इसको क्रेडिट करते हैं नॉमिनल के रूल के हिसाब से। और फर्म के पास पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट। तो जब बैड डेट्स होता है तो क्या एंट्री करेंगे, बैड डेट्स टू डेटर्स। और जब बैड डेट्स से पैसा आ जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट क्रेडिट। तो ये थी आपकी एक एंट्री। उसके बाद आपकी, ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक पॉइंट और करा देती हूँ, जो कि है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, वो पैसा, ठीक है, अदर खर्चे, वो पैसे जिसकी पेमेंट हमने कर देनी चाहिए थी। ठीक है, जिसकी पेमेंट हमने अपने लेनदार को कर देनी चाहिए थी, अपने जो वर्कर हैं उन्हें ये पेमेंट हमने कर देनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं कर पाए। जैसे हमारे फर्म में कोई मजदूर लगे हुए हैं, ठीक है, काम करने वाले हमारे पास जो है कि कोई एम्प्लॉई है, तो हमने हर महीने उनकी, पता है कि हर महीने हमने उनको क्या देना होता है, वेजेस देनी होती है, सैलरी देनी होती है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि किसी वजह से हम मजदूरी या वो सैलरी नहीं दे पाते। ठीक है, तो जो सैलरी या जो वेजेस का पैसा हम नहीं दे पाए उस मंथ के एंड तक, जैसे मान लीजिए मार्च की जो वेजेस था वो बन रहा था 90,000 का, ठीक है, लेकिन हम 10,000 का वेजेस अभी नहीं दे पाए, कुछ मजदूरों को हम मजदूरी नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये जो 10,000 है वो हमारी मानी जाती है आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि ये वो मजदूरी है जो हमने दे देनी चाहिए थी लेकिन हम नहीं दे पाए। उसी तरह से सैलरी भी आउटस्टैंडिंग हो सकती है, उसी तरह से रेंट भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, इनके कुछ भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है कि हमने दे देना चाहिए था। जैसे हम किसी मकान में मार्च से रह रहे हैं, मार्च में रहे, अप्रैल में रहे, पूरा मई निकल गया, मई का हमने किराया 1 मई को देना था, हमने नहीं दिया, पूरा मई निकल गया, जून आ गया, तो जिस मई का किराया हमने दे देना चाहिए था, क्योंकि भाई हम उस मकान में रह चुके, हमने यूज किया उस मकान को, लेकिन हमने उसका किराया नहीं दिया। ठीक है, तो वो क्या होएगा, उस मई में जिसमें हम रह चुके हैं पूरा मई उस मकान में और हमने वहां का किराया नहीं दिया,
तो वो मई का किराया क्या माना जाएगा, वो मई का किराया माना जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, और ये क्या होता है, ये हमारे लिए होता है दायित्व, क्योंकि लायबिलिटीज है, ये हमें देनी ही पड़ेगी। जब हम जून का किराया देंगे तब हमने जून के किराए के साथ मई का पैसा देना पड़ेगा, ये हमारी लायबिलिटीज होती है। ठीक है, तो इसके हम एंट्री क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट। जैसे मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी, ठीक है, हमारी कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये पैसा सैलरी का था, ठीक है, लेकिन उस सैलरी में से कुछ सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग रह गई, तो हमारी एंट्री ऐसी होगी, जैसे 10,000 की सैलरी अभी हमने नहीं दी, तो हमारी एंट्री जाएगी सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी होती है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि जब हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट किया था तब भी क्या था कि सैलरी, वेजेस, रेंट ये हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, लेकिन जब इसके आगे प्रीफिक्स या सफिक्स वर्ड्स जुड़ जाते हैं, ठीक है, आगे पीछे कुछ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, एडवांस ऐसे कुछ शब्द जुड़ जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, ये उस ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं, उन व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको मजदूरी, सैलरी, रेंट आदि कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये फिर वो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है, तो उसके बेस पर हम इसको उसके रूल के हिसाब से हम यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट करेंगे। दूसरा तरीका याद रखने का क्या है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटीज होती हैं, और लायबिलिटीज है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, जो एसेट्स होती है उसका डेबिट बैलेंस हो गया, तो हमारा सैलरी जो आउटस्टैंडिंग होगी, आउटस्टैंडिंग जो भी होगी उसकी हम क्रेडिट बैलेंस दिखाया जाएगा। जैसे अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो भी हम क्या एंट्री करेंगे, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, यानी कि आउटस्टैंडिंग जो भी होता है वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो इस एंट्री को भी याद रखना है आपको। उसके बाद जैसे आउटस्टैंडिंग है वैसे ही हमारी प्रीपेड भी होता है। क्या होता है, प्रीपेड। तो प्रीपेड में क्या होता है, जैसे वो आदत थे इसको बोलते हैं पूर्वदत्त। इसमें क्या होता है कि हम इसमें टाइम से पहले ही अपने खर्चों को पे कर देते हैं। जैसे हम किसी मकान में रह रहे हैं जनवरी से, फरवरी आ गया, हमने फरवरी का किराया दे दिया, मार्च आया तब हमने क्या किया, मार्च के साथ अप्रैल का किराया भी दे दिया। ठीक है, तो मार्च के महीने में हमने मार्च का किराया दिया वो तो ठीक है, लेकिन मार्च के महीने में हमने जो अप्रैल का किराया दिया है, जो मार्च में ही दे दिया, तो वो अप्रैल वाला किराया मार्च वाले महीने में क्या माना जाएगा, प्रीपेड रेंट। ये वो खर्चा है, वो भुगतान है जो हमने टाइम से पहले ही थर्ड पार्टी को कर दिया है। ठीक है, लेकिन अभी हम अप्रैल में रहे ही नहीं है, अप्रैल तो आया ही नहीं है, तो एक तरह से प्रीपेड जो भी होता है वो हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम अप्रैल में सपोज करें उस मकान में नहीं रहते हैं तो ये पैसा हमें वापस मिल जाएगा, तो हमारे लिए ये एसेट्स ही होती हैं। तो प्रीपेड हमारी क्या होती है, एसेट्स होती हैं, और जो आउटस्टैंडिंग होता है वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज होती हैं। तो प्रीपेड की हम एंट्री कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए प्रीपेड रेंट है, एक मकान का किराया जो है 1,00,000 रुपए बन रहा था, ठीक है, लेकिन हमने 1,10,000 रुपए इस साल में चुका दिया, तो हमें पता है कि भाई साल का तो 1,00,000 है, 10,000 हमने इस साल चुका दिया, तो इसका मतलब ये जो 10,000 है ये इस साल का तो नहीं है, हमने अगले साल का ही चुका दिया इस साल में एडवांस में ही। तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 10,000 से। ठीक है, प्रीपेड कुछ भी हो सकता है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड सैलरी हो सकती है, प्रीपेड वेजेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आउटस्टैंडिंग होते हैं वैसे ही होता है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज थी तो क्रेडिट बैलेंस, प्रीपेड एसेट्स है तो प्रीपेड का डेबिट बैलेंस होगा। दूसरा ये रेंट तो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन रेंट के आगे प्रीपेड शब्द जुड़ गया, तो ये अब आ गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो उसके बेस पे प्रीपेड रेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग का क्रेडिट बैलेंस। तो ये आपको याद रखना, एक नंबर में भी आ जाता है कि प्रीपेड अकाउंट रेंट, प्रीपेड जो है
वो क्या बैलेंस दिखाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, उनका क्या बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या बैलेंस शो करता है, डेबिट या क्रेडिट। तो इस तरह से 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रीपेड का। उसी तरह से आपका एक होता है डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन यानी कि ह्रास। ह्रास क्या है, डेप्रीसिएशन क्या, वो हम इजीली जानते हैं कि जैसे हम एक जो है एसेट्स का जैसे जैसे यूज करते जाते हैं, उस एसेट्स के मूल्य में धीरे धीरे से कमी आ जाती है। ठीक है, जैसे हम अपने मकान है, हमने नया मकान बना के रहना स्टार्ट किया, अगले साल उस मकान के मूल्य में कमी आ जाती है। मकान मतलब वो मकान जो है उतना नहीं रहता, कहीं से सफेदी झड़ने लगती है, कहीं से दरवाजों से पेंट उतरने लगता है। उसके और 2 साल बाद हम देखेंगे कि कहीं कहीं फिर दरारें आ जाती हैं, कुछ इनकी उसके मूल्य में कमी आने लगती है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी क्या होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट। और डेप्रिसिएशन से तो हमेशा हानि ही होती है, हमारे एसेट्स के मूल्य में कमी आती है, इसका डेफिनेशन ही ये है। तो इसका मतलब हमेशा इससे कमी ही होगी, हमें लॉस ही होगा। तो हमेशा लॉस ही होगा, तो नॉमिनल है और हमेशा लॉस होगा, तो नॉमिनल के रूल के हिसाब से लॉस क्या होता है, डेबिट। तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या होएगा, हमेशा डेप्रिसिएशन हमारा क्या होएगा, डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगी वो एसेट्स जिसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन लगा है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती है ना। ठीक है, क्योंकि ये किसी ना किसी एसेट्स के ऊपर ही लगता है। एसेट्स यानी कि एसेट्स कुछ भी हो सकती है, कोई मशीनरी हो सकती है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें पर्टिकुलर दिया है कि भाई मशीनरी के ऊपर 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किसकी वैल्यू कम हो रही है, मशीनरी। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कितने से, 10,000। तो जो साल के स्टार्टिंग में हमने जब मशीनरी खरीदी थी, तो हमारी एंट्री हुई होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। हम यही तो एंट्री करते थे। हमने खरीदी थी मशीनरी 1 लाख की, लेकिन दूसरे नंबर पे साल के दौरान 10,000 का कम हो गया। तो एंड में जब हमारी इस साल के एंड में जब मशीनरी बचेगी, तब हमारी मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख माइनस 10,000। कितनी बच जाएगी उसकी वैल्यू, 90,000। ऐसे ही अगले साल होता जाएगा। तो ये था डेप्रिसिएशन का पॉइंट। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज। देखिए, व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में कुछ पैसे लगाता है, जो पैसे लगाकर वह बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल, पूंजी। ठीक है, तो व्यवसाय का क्या फर्ज होता है, व्यवसाय का फर्ज होता है कि जो पैसा स्वामी ने लगाया है उसके ऊपर वो ब्याज कमाकर दे। ठीक है, तो व्यवसाय उस पूंजी के ऊपर उस स्वामी को ब्याज कमाकर देता है। ठीक है, तो जो ब्याज कमाकर देता है वो क्या हो जाता है, फर्म के लिए तो लॉस है, फर्म के लिए तो क्या है, वो ब्याज लॉस है। तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि स्वामी को जब हम पूंजी देंगे, पूंजी पर ब्याज देंगे, तो फर्म के लिए वो क्या है, लॉस है, क्योंकि भाई फर्म के पास से तो पैसा जा रहा है। तो नॉमिनल के हिसाब से लॉस क्या होते हैं, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। लेकिन इस ब्याज से जो व्यवसाय का स्वामी है उसको तो फायदा होगा ना, तो उसकी तो क्या बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है। जो उसने पैसा लगाया था, अब वो पैसा और बढ़ गया। जैसे फर्म में उसने पैसा लगाया था 1 लाख रुपए, साल के एंड में 10,000 का इस पे ब्याज भी बन जाता है। तो अब उसका जो उसने टोटल पैसे जो फर्म में लगा रखे हैं वो 1,10,000 हो गए। ठीक है, तो इससे स्वामी की पूंजी बढ़ती है ब्याज से।
लेकिन फर्म को इससे लॉस होता है, तो हमारी एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जो भी आपको इंटरेस्ट दे रखा है वो हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे उतनी अमाउंट से, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक पॉइंट और होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज। हमें पता है कि जब स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए कोई पैसा फर्म से निकालता है तो उसको क्या कहते हैं, आहरण। तो जैसे उसने पैसे लगाया है, फर्म उसकी वो ब्याज देती है, तो जो पैसा वो फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए निकालेगा, फर्म उससे ब्याज भी लेगी, क्योंकि हिसाब किताब तो बराबर होता है, ठीक। अगर उससे दे रही है तो उससे ले भी। तो ये जो ब्याज पे उसके आहरण पर जो पैसा फर्म उससे ले रही है ना ब्याज के रूप में, वो क्या है, फर्म के लिए लाभ है, ठीक है। वो क्या है, फर्म के लिए लाभ है। तो लाभ है, और इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, नॉमिनल। हमें पता है क्या होता है, नॉमिनल। तो नॉमिनल के बेस पर जो लाभ होते हैं वो क्रेडिट जाते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। और ये किसका पैसा मिला है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, ठीक है, इससे हमारे उसके स्वामी की पूंजी में कमी हो जाती है, ठीक है। तो हमारा ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट। जैसे यहाँ पे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और टू कैपिटल क्रेडिट, यानी कि अब यहाँ पे ड्रॉइंग डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट। यानी कि अगर स्वामी ने 2 लाख रुपए फर्म से निकाल रखे थे, ठीक है, और उसके ऊपर 10,000 रुपए ब्याज के बन गए, तो अब फर्म स्वामी का टोटल जो ड्रॉइंग है वो 2,10,000 हो गया, ना कि सिर्फ 2 लाख। 2 लाख तो था, टाइम पे चुका देता तो ठीक था, नहीं चुकाया तो ब्याज बन गया, तो अब उसको टोटल 2,10 जो चुकाने पड़ेंगे। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्रीज। तो ये थी आपकी जर्नल में कुछ एक और नए पॉइंट्स कि अगर ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे तो हम किस तरह से उनकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो आपको अलग अलग पॉइंट समझा दिया। अब जब यही पॉइंट क्वेश्चन में पूछेंगे तो आप इजीली जो है अपना क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन जो है आपके इन्हीं पॉइंटों के ही हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट समझा रही हूँ, जब कोई बड़ा क्वेश्चन इकट्ठा आएगा सभी का तब हम वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद है मशीनरी लगाने या भवन के निर्माण पर खर्च किए गए व्यय। ये थोड़ा नया अलग पॉइंट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज जो पॉइंट समझाए हैं, बैड डेट्स का, बैड डेट्स रिकवर का, ठीक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो 6 नए पॉइंट है, आप इन 6 नए पॉइंटों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उतने आप कीजिएगा, ठीक है।